क्या आपने कभी सोचा है कि आज के भारत में जहां हम चांद की सैर कर रहे हैं और डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, वहीं लाखों लोग कर्ज की अदृश्य जंजीरों में जकड़ी गुलामी में जी रहे हैं। बंधुआ मजदूरी एक ऐसी प्रथा जो न केवल उनकी आज़ादी छीनती है बल्कि उनकी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों को शोषण की भट्टी में झोंक देती है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्यों यह जाल हमेशा दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों को ही अपनी चपेट में लेता है। क्या जातिवाद की गहरी जड़ें इस अमानवीय प्रथा को हवा दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी चुप्पी और उदासीनता इस अन्याय को और लहरा रही है? आइए इन सवालों को सच तलाश से जो आपको सिर्फ हैरान नहीं बल्कि समाज की सच्चाई से रूबरू कराएगा। दोस्तों, जय भीम जोहर। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई की बात करूंगा जो हमारे समाज की चमकती सतह के नीचे गहराई से छिपी है, जिसका सीधा कनेक्शन जातिवाद और उस सोपोल लोअर कास्ट में पैदा होने से है। यह कहानी है उन लाखों लोगों की जो कर्ज की जंजीरों में जकड़े अपनी आजादी और सपनों को खो चुके हैं। बंधुआ मजदूरी एक ऐसी प्रथा जो न सिर्फ इंसानियत को ललकारती है बल्कि हमारे समाज की गहरी खाई को भी उजागर करती है। आखिर क्यों यह शोषण बार बार दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को ही अपना शिकार बनाता है? क्या जातिवाद की जड़ें इस गुलामी को और मजबूत कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल उस तथाकथित सवर्ण समाज से है जो इस अन्याय पर हमेशा खामोश रहा। दोस्तों, आखिर क्यों बंधुआ मजदूर जैसे मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाते? आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो सवाल उठाएगी, सच दिखाएगी और शायद बदलाव की एक चिंगारी भी जलाएगी। तो चलिए समझते हैं आखिर क्यों दलित, आदिवासी, पिछड़े ही बंधुआ मजदूर होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आखिर बंधुआ मजदूर क्या है। तो बंधुआ मजदूर मतलब बॉन्डेड लेबर, एक ऐसी प्रथा जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध ऋण या अन्य दायित्वों के बदले जबरन काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह एक प्रकार का आधुनिक गुलामी है जिसमें मजदूर को न्यूनतम या कोई मजदूरी नहीं दी जाती और उसे अपनी आजादी छोड़नी पड़ती है। भारत में यह प्रथा विशेष रूप से गरीब, अशिक्षित और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्रचलित रही, जिन्हें फोर्सफुली कर्ज लेने वाले परिवारों और उसकी आने वाली जनरेशंस को काम करना पड़ता रहा। दोस्तों, बंधुआ मजदूरी का संबंध भारत में जातिवाद और सामाजिक आर्थिक संरचना से गहराई से जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को ऐतिहासिक रूप से इस प्रथा का शिकार बनाया गया, क्योंकि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने सदियों से एसटी, एसटी और ओबीसी समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा। इन समुदायों को निम्न माना गया और उन्हें खेती, सफाई या अन्य कठिन श्रम कार्यों तक सीमित रखा गया। इस व्यवस्था ने इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया, जिससे वे कर्ज लेने के लिए मजबूर हुए। कर्जदाता जो अक्सर ऊंची जातियों से होते थे, इसका फायदा उठाकर उन्हें बंधुआ मजदूरी में धकेल देते, जिससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के पास अक्सर जमीन, शिक्षा या अन्य संसाधनों की कमी रही। गरीबी के कारण उन्हें जीविका के लिए साहूकारों या जमींदारों से कर्ज लेना पड़ता था और ये कर्ज उच्च ब्याज दरों के साथ दिए जाते थे, जिन्हें चुकाना लगभग असंभव था। कर्ज न चुका पाने पर मजदूर और उनके परिवारों को पूर्व तक बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। दोस्तों, भारत में बंधुआ मजदूरी की शुरुआत प्राचीन काल में सामाजिक और आर्थिक ढांचे से देखी जा सकती है। वर्ण और जाति व्यवस्था ने समाज को कठोर श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें शूद्रों और अन्य निम्न जातियों को उच्च वर्गों की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था। यह मजबूरी सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों पर आधारित थी, जो श्रम विभाजन को औचित्य प्रदान करते थे। इसके साथ ही प्राचीन भारत में दास प्रथा भी प्रचलित थी, जहां लोग युद्ध, कर्ज या सामाजिक स्थिति के कारण दास बनाए जाते थे। हालांकि यह आधुनिक बंधुआ मजदूरी से पूरी तरह समान नहीं थी, लेकिन कर्ज और सामाजिक दबाव के कारण लोगों का शोषण इसका प्रारंभिक रूप था। यह व्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में और गहरी हो गई, जहाँ भूमिहीन लोग उच्च वर्गों के लिए काम करने को बाध्य थे। मध्यकाल में सामंती व्यवस्था ने बंधुआ मजदूरी को और मजबूत किया। इस काल में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी और जमींदारों व सामंतों ने भूमिहीन किसानों और मजदूरों पर नियंत्रण स्थापित किया, जो कि कर्ज एक प्रमुख हथियार बन गया, जिसके जरिए जमींदार मजदूरों को अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करते थे। यह कर्ज अक्सर इतना बड़ा होता था कि उसे चुकाना असंभव था, जिसके कारण मजदूर और उनकी अगली पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ बनकर रह जाती थी। सामाजिक ढांचे में जाति व्यवस्था ने इस शोषण को और बढ़ाया, क्योंकि निम्न जातियों को सामाजिक और आर्थिक
सामूहिक रूप से फांसी पर रखा गया था, जिससे उनके पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था। दोस्तों 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने बंधुआ मजदूरी को नए रूपों में बढ़ावा दिया। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी प्रथा को मजबूत किया, जिसके तहत जमींदारों को कर वसूलने का अधिकार मिला। इस प्रणाली ने जमींदारों को और शक्तिशाली बनाया, जिन्होंने किसानों और मजदूरों पर कर्ज का बोझ बढ़ाकर उन्हें बंधुआ मजदूरी में धकेल दिया। इसके साथ ही ब्रिटिशों ने चाय, कॉफी और नील के बागानों के लिए मजदूरों की जरूरत से पूरा करने के लिए गिरमिटिया मजदूरी को प्रोत्साहन दिया। हालांकि यह बंधुआ मजदूरी से कुछ अलग थी, लेकिन इसमें भी मजदूरों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और उनकी स्वतंत्रता अत्यंत सीमित थी। औपनिवेशिक नीतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, जिससे गरीबी और कर्ज बढ़ा और बंधुआ मजदूरी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन किए, जैसे जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसने दलितों और आदिवासियों को उनकी जमीन से वंचित किया। आदिवासियों की सामुदायिक भूमि को सरकारी जंगल घोषित कर लिया गया, जिससे वे भूमिहीन हो गए। इतना ही नहीं, 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम क्रिमिनल राइट्स एक्ट ने कई आदिवासी और घुमंती समुदायों को अपराधी घोषित कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया। दोस्तों 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी बंधुआ मजदूरी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रभाव बना रहा और गरीब समुदाय, विशेष रूप से दलित और आदिवासी, इस प्रथा के शिकार बने। बाल्य समय के साथ बंधुआ मजदूरी का स्वरूप बदल गया, लेकिन अब केवल कृषि तक सीमित नहीं रही, बल्कि ईंट भट्ठों, खदानों, निर्माण स्थलों और अन्य असंगठित क्षेत्रों में भी फैल गई। कर्ज, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव इस प्रथा को बनाए रखने के लिए प्रमुख कारण बने। आधुनिक भारत में भी गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लोग कर्ज के जाल में फंसकर बंधुआ मजदूरी में धकेल दिए जाते हैं। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें भूमि सुधार एक केंद्रीय मुद्दा था। उनका मानना था कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहरी जड़ें जमाए असमानता और शोषण का मूल कारण जमींदारी प्रथा और भूमि के असमान वितरण में निहित है। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भूमि सुधार को सामाजिक और आर्थिक समानता का आधार माना, विशेष रूप से दलित और वंचित समुदायों के लिए, जिन्हें सामंती व्यवस्था ने सदियों से जमीन से वंचित रखा था। इस दिशा में उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की भूमिहीन किसानों को जमीन का स्वामित्व मिले, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी भूमि सुधारों का अभाव रहा। अधिकांश दलित और आदिवासी परिवार भूमिहीन रहे। 2011 के जनगणना के अनुसार 71% दलित भूमिहीन मजदूर हैं और 58.4% दलित परिवारों के पास कोई भूमि ही नहीं है। आदिवासियों के मामले में 80% विस्थापित लोग आदिवासी हैं और वन अधिकार कानून 2006 के बावजूद उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं हुआ है। दोस्तों बंधुआ मजदूरी की शुरुआत और निरंतरता के लिए कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार रहे। जाति व्यवस्था ने निम्न जातियों और आदिवासियों को सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया, जिससे वे शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। आर्थिक गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी ने लोगों को कर्ज लेने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे बंधुआ मजदूर में फंस गए। अशिक्षा के कारण लोग अपने अधिकारों से अनजान रहे और शोषण का शिकार बनते रहे। सामंती और जमींदारी प्रथाओं ने कर्ज के जाल को और मजबूत किया। स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक बंधुआ मजदूर के खिलाफ प्रभावी कानून लागू नहीं हो सके, जिसने इस प्रथा को बनाए रखने में मदद की। दोस्तों भारत ने बंधुआ मजदूर को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया, जिसने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम जैसे कानूनों ने भी इस प्रथा को कम करने में योगदान दिया। गैर सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर के संयोजक निर्मल गोराना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके दवायर को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि बंधुआ मजदूरों की पहचान करना सरकारों की प्राथमिकता नहीं होती और जिला प्रशासन अक्सर रिहाई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करता। संसद में प्रस्तुत किए गए ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2023 से 24 में 500 बंधुआ मजदूरों को भी पुनर्वास नहीं कराया जा सका है, जबकि केंद्र सरकार ने 2016 से 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को हर साल औसतन करीब 13.14 लाख बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करना होगा। दोस्तों इतना ही नहीं, निर्मल गोराना अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहते हैं कि सबसे अधिक बंधुआ मजदूर दलित,
आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग ही बनाए जाते हैं। मुझे कोई सवर्ण समाज का बंधुआ मजदूर अब तक नहीं मिला। दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि SC ST OBC के साथ जातिवाद कैसे काम करता है। दोस्तों साल 2018 में प्रकाशित जावेद आलम खान का शोध अध्ययन बताता है कि भारत की कुल श्रमिक शक्ति में लगभग 10% श्रमिक बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आते हैं। अब तक जितने बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास हुआ है उनमें से 83% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। लेकिन दोस्तों कानून और सामाजिक प्रयासों के बावजूद बंधुआ मजदूरी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार भारत में अभी भी लाखों लोग बंधुआ मजदूरी या जबरन श्रम की स्थिति में है। यह प्रथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में मौजूद है। आधुनिक बंधुआ मजदूरी के नए रूप जैसे प्रवासी मजदूरों का शोषण और असंगठित क्षेत्रों में कर्ज आधारित श्रम इस समस्या को और जटिल बनाते हैं। दोस्तों तमिलनाडु के वेल्लोर और कांचीपुरम जिलों में से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां प्रशासनिक टीम ने एक साहसिक अभियान चलाकर 13 परिवारों के 42 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया, जिनमें 16 बच्चे भी शामिल थे। यह कार्रवाई समाज के लिए एक ओर जहां प्रशासन की उपलब्धि है, बंधुआ मजदूर की दर्दनाक कहानियां मानवता को शर्मसार करती है। इन मजदूरों में 70 साल के बुजुर्ग काशी नटराज भी थे, जो केवल 1000 रुपए के कर्ज के कारण पिछले 10 साल से बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर थे। काशी और अन्य मजदूर कांचीपुरम और वेल्लोर के विभिन्न लकड़ी की कारखानों में अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे थे। इन लोगों को न तो कहीं आने जाने की आजादी थी और न ही उनके बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिला। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इन मजदूरों ने 9000 से 25000 रुपए तक का कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए वे सालों से बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर थे। काशी नटराज एकमात्र अपवाद थे जिन्हें केवल 1000 रुपए के कर्ज के लिए बंधक बनाया गया था। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक भारत में भी ऐसी अमानवीय प्रथाएं कैसे पनप रही है और समाज को इस दिशा में जागरूक होने की जरूरत है। और यह सब पनपा है जातिवाद, सामाजिक असमानताओं की वजह से, जो कि देश के विकास में रोड़ा उत्पन्न कर रही है। दोस्तों जातिवाद को समझने के लिए कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के बुरे दौर को समझना होगा, जब भारत में प्रवासी मजदूरों की विशाल आबादी को अपने गाँव की ओर लौटने के लिए मजबूर किया। इस दौरान लगभग 20 करोड़ प्रवासी मजदूरों की स्थिति ने देश के वर्ग और जाति के बीच गहरे अंतर संबंध को उजागर किया। खासकर भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, दलित और आदिवासी समुदायों की हिस्सेदारी इस प्रवास में उल्लेखनीय रही। इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देती है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में 21.6 लाख, बिहार में 21 लाख और मध्य प्रदेश में 7.3 लाख मजदूर अपने गाँव लौटे। कुल मिलाकर 97 लाख मजदूरों को बसों और ट्रेनों के जरिए उनके गांव पहुंचाया गया। हालांकि उसमें उन मजदूरों की संख्या शामिल नहीं है जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे और इस दौरान 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र से 11 लाख, गुजरात से 20.5 लाख, पश्चिम बंगाल से 3.97 लाख और कर्नाटक से 3 लाख मजदूर अपने गाँव लौटे। दोस्तों भारत में बंधुआ मजदूरी की शुरुआत प्राचीन काल की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से हुई, जो मध्यकाल की सामंती व्यवस्था और औपनिवेशिक काल की नीतियों के कारण और गहरी हो गई। यह प्रथा गरीबी, अतिक्षा, जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का परिणाम रही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार और सामाजिक संगठनों ने इसे समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निरंतर जागरूकता, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ाई न केवल कानूनी सुधारों बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव पर भी निर्भर करती है, ताकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपनी आवाज किस प्रकार से प्रमुखता से रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जोहार टीवी बिसिंगपुर को ऐसे वीडियो बनाने में मदद करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।